नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लगातार सनातन पर बयानबाजी का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच तमिलनाडु सरकार में मंत्री और सीएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन आज से कुछ वक्त पहले एक स्टेटमेंट देते हैं और वो सनातन की तुलना करते हैं डेंगू मलेरिया से और इसका विरोध होता है। एक पल को लगता है कि शायद इस विरोध के बाद में ये अपना स्टेटमेंट वापस लेंगे, लेकिन नहीं। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही और उसके बाद तो जैसे विपक्ष के नेताओं में सनातन के खिलाफ बोलने की होड़ सी लग गई। डीएमके सांसद ए राजा से लेकर नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में सनातन के विरोध और समर्थन में आरोप प्रत्यारोप हुए और ऐसा लग रहा है कि ये विरोध अभी यहीं पर खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये विरोध जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उस पर और रिएक्शन ऐसे ही आने लगातार जारी रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सनातन का विरोध लगातार जारी रहने वाला है और ये इंडिया के नेताओं का एजेंडा बन चुका है। उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के बाद अब सनातन के विरोध की आवाज बिहार से आई। नीतीश सरकार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की। चंद्रशेखर ने क्या कहा, पहले एक बार वो आपको सुनाते हैं। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का। जनवरी 2023 नफरत फैलाने वाला, समाज को बांटने वाला ग्रंथ यह कहा जाता है। फरवरी 2023 में कहा जाता है कि जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। इस तरह के सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 2023 में सितंबर के महीने में पोटेशियम साइनाइड से रामचरितमानस की तुलना की जाती है। तो यह सिलसिला आप जरा समझिए किस तरह से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच रहा है। चंद्रशेखर हैं कौन? चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। आपने बयान तो सुना ही। अब एक और शिक्षा मंत्री हैं, ये है तमिलनाडु के पोनमुडी। ये कहते हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है। उदयनिधि स्टालिन कौन है? मुख्यमंत्री के बेटे और प्रदेश के खेल मंत्री। उदयनिधि स्टालिन एमके स्टालिन के बेटे हैं, तमिलनाडु की सरकार का हिस्सा हैं और वो कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। अब आते हैं बात ए राजा की, सांसद हैं डीएमके से। सनातन की तुलना HIV एड्स से कर देते हैं। सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से इसकी तुलना होनी चाहिए, ये कहकर कोई कौन नया विवाद पैदा कर देते हैं। अब इसमें पीछे यूपी के नेता भी नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं रामचरितमानस बेकार है और इसको बैन कर देना चाहिए। वो तो सनातन को भी नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं हिंदू जैसी कोई चीज ही नहीं। चर्चा की शुरुआत करें खास मेहमानों के साथ में। अमित तिवारी बीजेपी नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस नेता, अनिल गर्ग पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है। सभी का एक बार स्वागत है। हमारे साथ में अजय अरोड़ा हैं क्या इस वक्त टीम? क्योंकि मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं अजय अरोड़ा। चलिए अमित तिवारी का पहले रुक कर लेते हैं। अमित तिवारी, एक के बाद एक बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी बात यह कि सब अपने स्टैंड पर लगातार कायम है और उनका क्लियर है कहना कि जहां पर कमियां हैं हम उस पर अपना स्टैंड लेते हैं और वो 100 कमियां गिनाने लगते हैं। नहीं पूजा जी, देखिए ये कमियां गिनाएं, लेकिन इनको कमियां गिनाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म ही मिलता है। इनकी औकात नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, इनकी औकात नहीं है किसी और धर्म ग्रंथों पे, किसी और धर्म पे कोई भी टीका टिप्पणी करें। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने साधुओं पे गोलियां चलवा दी थी। उनके गठबंधन के सहयोगी मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हमने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी और आपको क्या चाहिए, और समय समय पर उसका श्रेय भी लेते रहे हैं। तो ये तो विडंबना और ये तो दुर्भाग्य रहा है इस देश की विपक्ष की राजनीति का। और जिस तरीके से आप देख लीजिए, अगर आप इसको कहेंगे कि चलो ये वन ऑफ द इवेंट है, तो ऐसा नहीं है। आप उदयनिधि स्टालिन हो, आपने विभिन्न नेताओं के बयान दिखाए हैं और वो एक के बाद एक आए हैं। और वो कब आए हैं? 1 सितंबर की इनकी मीटिंग के बाद आए हैं। तो कांग्रेस को ये स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या ये उस मोहब्बत की दुकान के निकले हुए ये जो सेल्समैन है, क्या ये बयान उसी मोहब्बत से की दुकान से निकल रहा है? ये राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। और इन बयानों पे प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का स्टैंड क्या है? क्या वो भी ये मानते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे जनेऊधारी बन जाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ आ जाती है, त्रिकुंड आ जाती है, गंगा आरती करते हुए हम तस्वीरें देखते हैं, कमलनाथ वहां पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो कांग्रेस को आज ये
ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या ये जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये उनके निर्देश पे दिए जा रहे हैं। उस मीटिंग से जो निकला हुआ जो निष्कर्ष था वो यही था कि हम हिंदू पे हमला करेंगे, ये कांग्रेस को आज स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं 2-3 चीजें आपको और कह दूं कि आपने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक कह दिया कि गोधरा जैसा कोई कांड होने वाला है। तो उन्होंने जो बाला साहब ठाकरे जो गर्व से कभी कहा करते थे कि अगर बाबरी मस्जिद को किसी ने गिराया है तो शिव सैनिकों ने गिराया है, और उस पर वो गर्व करते थे, और आज उनके सुपुत्र बाबा साहेब की विचारों की तिलांजलि देकर आज हिंदू धर्म को डराने का काम करते हैं कि आप वहां पे राम मंदिर जब बनेगा तो फिर से गोधरा जैसा कुछ कांड होगा। तो ये देखिए किस तरीके से समाज में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि ये इसी भय को एक बार फिर से वो जनता के बीच में करेंगे और वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। अनिल गर्ग जी, ये तो तय है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, एक सोची समझी रणनीति के तहत और एक प्रयास के तहत होता है। ये जो प्रयास फिलहाल किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, इस प्रयास को कितना सफल आप मान रहे हैं? पूजा जी, प्रयास सफल है या नहीं ये तो जिस कारण से किया जा रहा है, यानी आगामी जो चुनाव होंगे उसमें बताएगा कि उसमें वोट प्रतिशत इनके पक्ष में कुछ बढ़ता है या घटता है, तो पता लगेगा ये फेल हुए या पास। या तो इस प्रयास से वे बुरी तरह फेल होंगे, क्योंकि अगर सभी सनातनी इनके खिलाफ खड़े हुए तो इन सबकी जमानतें जब्त होंगी, और अगर ये समाज को बांटने में कामयाब हो जो कि ये कोशिश कर रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा उस समय पता लगेगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये नया किस्म का अपीजमेंट इन्होंने शुरू किया है। ये भी एक तरह का अपीजमेंट है। ये एक अपीजमेंट होता है कि आप अल्पसंख्यकों से सीधा मुखातिब हो, सीधी उनसे बात करें और बोले जी हम आपके लिए काम करेंगे, आपको फैसिलिटी देंगे, आपका ये करेंगे, आपका वो करेंगे। दूसरा ये है कि आप बहुसंख्यकों को लताड़ने का काम शुरू कर दें, उनमें कमियां निकालना शुरू कर दें, उनको गालियां देना शुरू कर दें, जिससे कि अल्पसंख्यक खुश हो। ये उस तरह का प्रकार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बार बार इस तरह से जो ये कोशिश कर रहे हैं, फिर यू टर्न क्यों कर लेते हैं? देखिए, ये फार्मूला 1947 से शुरू हुआ था अपीजमेंट का। उस समय कांग्रेस ने जो सरकारें बनाई उनको बड़ा अच्छे से लगता था कि आप अल्पसंख्यकों को अपीजमेंट करो और हिंदुओं को या सनातनियों को आप जातियों में बांटो और कथित दलितों को आरक्षण के नाम पे अपने साथ लो और इससे सरकार बनाओ। और ये फार्मूला काफी साल तक हिट रहा, और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता का नाम दिया गया, जो क्योंकि उन्होंने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, और उन्होंने बहुत कुछ खोना भी पड़ा। लेकिन 1990 आते आते जब इनको लाभ मिलने लगा भारतीय जनता पार्टी को, और वापस में जब अटल जी की सरकारें बनी, तो इनको समझ में आया कि अब शायद सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, हिंदुत्व इकट्ठा हो रहा है, और अब हिंदुत्व की पक्ष में बात शुरू करनी पड़ेगी। उसके भी प्रयास हुए। अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, गंगा आरती करना, मंदिर जाना, जिसको हम सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, उसकी रास्ता भी अपनाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन 2014 के बाद ये सारे रास्ते इनके बंद हो गए। इनको अब लग रहा है कि 1947 का ही दोबारा पुराना फार्मूला अपनाना पड़ेगा, यानी अल्पसंख्यकों को रिझाना है और हिंदुओं को जाति में बांट के कथित। लेकिन ये तो रियलिटी है ना देश की पॉलिटिक्स की। आप जब अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टीज हैं वो तो इन्हीं और जाति और धर्म के बिहाफ पर ही चल रही है ना भाई। उनका अगर कोई अपना अस्तित्व है तो वो तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के अस्तित्व पर सवाल दागने लगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर इसका फायदा वो ले जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इनका फायदा नहीं, इनका नुकसान ही इनको होने वाला है। अगर आप तमिलनाडु में भी कहेंगे, अगर ये सचमुच सनातन वर्सेस डीएमके चुनाव हुआ तो वहां भी डीएमके को इसका नुकसान पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि सनातन के लोग पहले एकत्र नहीं थे, वो जातियों में बटे हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी में बटे हुए थे, और वो लोग उसी तरीके से वोट भी करते थे। इसलिए उनको गाली देने वालों को, उसको लताड़ने वालों को लाभ मिल जाता था। लेकिन मैं समझता हूँ अब देश का परिदृश्य बदल चुका है। चलिए आप लोग के पास वापस लौट रही हूँ। देखिए अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं सनातन को लेकर। कुछ लोग हमलावर हैं तो कुछ लोग बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी कह रही है कि हिसाब 2024 के चुनाव में हो जाएगा, लेकिन इस बीच चाहे योग गुरु हो, चाहे सियासी तौर पर नेताओं की बयानबाजी हो, वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। किसके क्या रिएक्शंस हैं देखिए एक बार। सनातन को गाली दे रहे हैं, उन्हें सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। मैंने पहले भी ये कहा है कि ये चुनाव के आगे पीछे इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, इसका विरोध भी होता है, क्योंकि जिसने की है और जो विरोध कर रहे हैं उन दोनों के फायदे नुकसान हैं।
बाकी तो हजारों वर्ष से, लाखों लाख वर्ष से एक वैचारिकी, एक जीवन पद्धति, एक संस्कार, एक सोच, एक विचार और एक आस्था विश्व के हर हिस्से में अगर जागृत है तो उसमें निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय अमृत तत्व है। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि ये धर्म के मामले के अंदर हर आदमी को एहतियात बरतनी चाहिए। मौलाना आजाद ने एक बात कही है, अकल जहां खत्म हो जाती है, धर्म और ईमान वहां से शुरू होता है। हमें एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की आस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे किसी भी बयान की मैं निंदा करता हूं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? पिछले 9 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। मैं चाहूँगा कि वह इधर उधर की बात मत करें, वह ये बताएं सनातन पर हमला कब तक होगा। आपके लोग निरंतर सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं, वो सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, वह सनातन के एरेडिकेशन की बात कर रहे हैं। वे बताएं कि ये कब रुकेगा। महंगाई की चिंता सरकार कर रही है और आज महंगाई दर उनके समय से बहुत कम है और जीडीपी ग्रोथ उनके समय से बहुत ज़्यादा है। दक्षिण भारत में एक ऐसा दल इस I.N.D.I.A. अलायंस का गठबंधन में है, जिसने सनातन धर्म को नष्ट करने का घोषणा कर दी। राष्ट्रपिता बापू जिस सनातन धर्म का निर्वाह करके अपने जीवन के अंतिम सांस तक रहे, उस सनातन धर्म को नष्ट करने की बात की जा रही है और बाकी गठबंधन के दल के मुंह पे जैसे टेप किसी ने लगा दिया है। और 22 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टीफन के बेटे ये कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, क्या ये बीमारी है? हम नदी को माता कहते हैं, हम समुद्र को देवता कहते हैं, हम पवन भगवान की तरफ पूछते हैं, हम ये क्या बीमारी है? अनिल गर्ग का एक बार रुख करूंगी मैं। अनिल जी, ये है अंजाम, नफरत का बीज बो दिया जाता है और उसका अंजाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है और ये उसकी बानगी है। देख रहे हैं खेड़ा में, गुजरात में मोटे मोटे पत्थर शोभा यात्रा पर फेंके जा रहे हैं। पूजा जी, ये आजादी से पहले शुरू हुआ था। अगर आजादी से पहले नहीं शुरू हुआ होता तो देश 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ता। आपको मैं एक किस्सा याद दिलाता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदुओं की घर वापसी का कार्यक्रम करवाते थे, उनकी हत्या हुई। अब्दुल रशीद उसमें गिरफ्तार हुआ। उस समय भी कथित लोगों ने उसका बचाव किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, श्रद्धानंद जी घर वापसी करा रहे थे, इसलिए अब्दुल रशीद नाराज होकर उसने हत्या कर दी, इसलिए उनकी हत्या जायज है। आप मुझे बताइए, क्या ये जायज थी? वो उस समय अहिंसा को मानने वाले लोगों ने भी ऐसा कहा था कि उनकी हत्या जायज है। उसके बाद 1935 में मुस्लिम लीग किसी भी हत्या को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? किसी भी स्थिति में किसी भी हत्या को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? मैं यही बोल रहा हूँ। ये इम्पीचमेंट की जो राजनीति है, ये जो अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति है, ये राजनीति भारतीय संविधान में शुरू होने से पहले, यानी भारत के आजाद होने से पहले से शुरू हो गई और आज तक जारी है। ये फार्मूला उनको शायद लगता है कि सत्ता में आने का फार्मूला है, लेकिन अफसोस की बात उनके लिए अब ये हो गई है कि 2014 के बाद ये फार्मूला फेल हो गया है। उनको पता लग गया है कि ये फार्मूला नहीं चल रहा, तो उसको नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों को सिर्फ खुश करने से काम नहीं चलेगा, सनातनों को तोड़ना पड़ेगा, सनातनों को बांटना पड़ेगा, सनातनों को जातियों में लाना पड़ेगा। इसलिए सनातनी, आप मुझे बताइए, चंद्रशेखर जी सनातनी नहीं है क्या? रामचरितमानस में जो बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनी नहीं है क्या? आप मुझे बताइए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जातिवाद को कोसते हैं 24 घंटे, उसी जातिवाद के कारण आरक्षण उनको मिलता है और वो निर्वाचित होकर सदस्य बनते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही चीज का अच्छा हम मुझे लेंगे और बुरा आपको छोड़ना पड़ेगा? ये चीज तो नहीं चलेगी ना। आप सनातनी होते ही सनातनी को गाली दे रहे हैं। अखिलेश जी का बयान आपने सुना कि हिंदुत्व की रक्षा हम करेंगे, और उनके पिताजी का बयान सुना था मुलायम जी का कि अगर मुझे और राम भक्तों पर गोलियां चलानी पड़ती और लोग भी मारने पड़ते, मुझे अफसोस ना होता। ये सब राजनीति का जो चक्कर है ना, इसका जवाब जनता को ही देना पड़ेगा।
इस आग को जनता ही ठंडी कर सकती है। अभी आप शोभा यात्रा की जिक्र कर रहे थे, हर शोभा यात्रा में सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जब हिंदू शोभा यात्रा निकालता है तो उस हिंदुओं को उस शोभा यात्रा में जो लोग शामिल है उनको बचाने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। और जब अल्पसंख्यक जो कहे जाते हैं वो शोभा यात्रा निकालते हैं तो उनसे जनता को नुकसान न हो, इसके लिए सुरक्षा यात्रा की जरूरत पड़ती है। तो आप मुझे बताइए, एक इकोसिस्टम जो अलग अलग बना हुआ है, इसको कहीं तो उसको चेक करना पड़ेगा, कहीं तो इस पर बात करनी पड़ेगी, कहीं तो इसको ठीक करना पड़ेगा। और जब इसको ठीक करने की बात आती है तो ये बाकी लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद हिंदू हो रहा है। अरे हिंदू नहीं हो रहा, 2014 के बाद ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं हिंदू भी इसी देश के लोग हैं भाई, उनको भी बराबरी का अधिकार दो। अगर बहुसंख्यक वर्ग अपने आप को बराबरी का अधिकार मांगता है तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है, ये तो बताएं। बराबरी का अधिकार मानता है और शायद इसमें एक वजह यह है कि हिंदुओं की, सनातनियों की पैरवी करने वाली पार्टी के तौर पर खुद को प्रदर्शित बीजेपी करती है, इसीलिए लोगों को अब जातियों की ओर फिर से ले जाया जा रहा है। इसका नुकसान बीजेपी को होगा। पूजा जी, एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी का एक बयान मुझे लगता है आने वाली राजनीति में एक माइलस्टोन होगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जो सनातन के खिलाफ खड़ा है, जो धर्म के खिलाफ खड़ा है, और जनता का आह्वान कर रहे हैं कि उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए। और स्वामी भद्राचार्य जी की पूरे सनातन में एक विशेष लोगों में उनकी प्रति आस्था है। और मुझे लगता है कि इसका बयान का असर बहुत लंबे तक जाएगा, बहुत गहरा जाएगा, और ये एक माइलस्टोन होगा। और बाकी लोगों को समझ लेना चाहिए, उनके लिए अलार्मिंग है। जो आज सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं उनके लिए अलार्मिंग है। आने वाले टाइम में सनातन में जो भी आयोजन होंगे, देश की जनता उन राजनीतिक पार्टियों को अपने पास फटकने ही नहीं देगी जो सनातन के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात यहाँ पर कही जा सकती है कि फिलहाल देश की राजनीति में जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अब ये जो कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सियासी तौर पर, क्या वाकई ये फायदे का सौदा साबित होगा या फिर इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, ये 2024 के नतीजे बताएंगे।